हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स का एक दिया हुआ लॉ है। अब ये ओम क्या है? ओम क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम करके। ये एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? जर्मनी। जर्मनी जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देखो हम लोग करंट तो पढ़े हैं ना, फिर वोल्टेज पढ़े हैं। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ह्यूम, इनको मजा नहीं आया। इन्होंने क्या किया, करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है क्या, इसको चेक करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और जिसमें पता चला कि करंट जो होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाओ उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब ऐसा क्या होता है, देखो वोल्टेज मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हम लोग देंगे तो चार्ज का फ्लो ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेट में होगा चार्ज का फ्लो। जितना ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा उतना ज़्यादा करंट बनेगा। मतलब करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। तो और ये पॉसिबल होता है, तब होता है जब टेम्परेचर उस सर्किट का, या फिर कह सकते हैं उस कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब जिस वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, उस वायर का टेम्परेचर अगर फिक्स्ड हो तब। ठीक है, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। मतलब क्या बोल रहा है, एक मान लो एक वायर है। ठीक है, अब ये जो वायर है यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगाए हैं। ठीक है, और ये बल्ब इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाए हैं। ऐसा करके यहाँ पे की भी लगाए हैं, सस्ता मिल रहा था की लगा दिया। अब अगर की हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे बल्ब जो होगा वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ग्लो करने लगेगा ऐसे। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट है, इस ये वायर है ना, वायर मतलब कंडक्टर है। अब इसको ना, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्टेज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी दिए हैं। अब मैं ना ये थोड़ा सा, ये जो वायर है इसको मैं जूम करके देख रहा हूँ। जूम करके देखेंगे तो क्या होगा, ये कैसे दिखेगा, ऐसा। ये हम लोग, ये थोड़ा सा इस पार्ट को हम लोग जूम करके देख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्रीली घूम रहे होते हैं ये। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भाग रहे हैं। ठीक है, अब इधर ही क्यों भाग रहे हैं भाई? ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है, तो ये टर्मिनल जो नेगेटिव बैटरी का, मतलब सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का, वो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भागते हुए इधर आ जाएंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, आ जाओ बुलाएगा उनको। ये इधर से धक्का लगाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन को ये बुलाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागेंगे। ठीक है, अब इसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। और करंट का डायरेक्शन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर भागता है, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता है। मतलब करंट ऐसे करके इधर से ऐसे भागेगा। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम जो ये साइंटिस्ट थे जर्मनी में, वो उन्होंने ये देखा कि जब हम लोग ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट का फ्लो बहुत तेजी से भाग बढ़ रहा है। मतलब करंट बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और जितना तेजी से भाग रहे हैं उतना ज्यादा करंट बनेगा, उतना ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तब जाके, ठीक है, अगर टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा तो ये सब फेल हो जाएगा। तो उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के ये सब किया था। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है। जैसे कंडक्टर में किसी भी दो पॉइंट, दो एंड में ये बल्ब जल रहा है, तो ये दो एंड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा ये करंट। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी है। अगर हमको ये भी पता है कि अगर आई प्रोपोर्शनल है वी के तो वी भी आई का प्रोपोर्शनल है, उल्टा भी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो वी इज इक्वल्स टू, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो इक्वल टू सिंबल लगा के एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वो कांस्टेंट है आर इंटू आई। तो वी इक्वल्स टू हो गया आर इंटू आई। आर यहाँ पे क्या है? आर है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ये आर जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और आर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर इसी फॉर्मूले से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आई को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आई। ठीक है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आर इक्वल्स टू वी बाई आई। अब रेजिस्टेंस तो और भी कुछ होता है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग ओम्स लॉ को ठीक से तो कंप्लीट कर लें। तो ओम्स लॉ समझ आ गया पूरा। अब ये जो फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू आर आई और आर इक्वल्स टू वी बाई आई, ये वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ भी ड्रॉ किया जाता है। कैसा ग्राफ बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर ड्रॉ करें, इसको मिटाते हैं, ये किस काम का नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं वी आई ग्राफ बनाता हूँ, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। वी आई ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मान लो मैं करंट को लेता हूँ और वाई एक्सिस में मैं वोल्टेज को ले रहा हूँ। ठीक है। तो जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता हुआ जाएगा करंट भी ऐसे बढ़ता जो जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ये मान लो 2 वोल्ट ले लिए, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ऐसे इधर लेते हैं। इधर मान लो इधर हम लोग ले लेते हैं इसको 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, और यहाँ पे 1.5 एम्पियर। ऐसे इधर अगर ले तो ये 2 एम्पियर। ठीक है। एम्पियर करंट का यूनिट होता है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एम्पियर एम्पियर लिखे। ठीक है। ऐसा जाएगा, ये 0.5 का जो डिफरेंस है इधर ऐसे 0.5 के डिफरेंस से बढ़ता हुआ जा रहा है इधर 2 के। ठीक है। जब वोल्टेज जीरो था तो करंट भी जीरो है। जब वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे करंट यहाँ आ गया, 0.5 एम्पियर हो गया। जब वोल्टेज 4 हो गया तो करंट हो गया यहाँ पे, ये ले लेते, हाँ, ये हो गया 1 एम्पियर। अगर वोल्टेज 6 हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है देखो, ये ग्राफ बन रहा है ऐसे। सीधा हो गया। हाँ, हमको तो एडजस्ट करना आता है यहाँ पे, तो ऐसे बना देते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसके थ्रू पास करके जा रहा है? ओरिजिन के थ्रू। ठीक है। अब इसका अगर किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालेंगे, मान लो मैं इन दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल रहा हूँ, या फिर ये स्टार्टिंग से स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा? ठीक है। स्लोप क्या देगा? ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ का तो स्लोप है भाई। स्लोप मतलब क्या? किसी भी एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे उठा हुआ है, मतलब ये तो स्लोप है ना। तो इसका अगर स्लोप निकालें तो स्लोप कितना आता है? भाई स्लोप के बारे में 9th क्लास में पढ़े हो मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी। और 10th में अगर ज्योमेट्री ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो 10th में तो स्लोप के बारे में है नहीं इतना ज़्यादा। छोड़ो, स्लोप यहाँ पे निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला ये याद रखना, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस में कौन है? वोल्टेज, और एक्सिस में कौन है? करंट। तो स्लोप हो जाता है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये वी बाई आई। तो वी बाई आई क्या है? आर है। तो इसका जो स्लोप होगा ये क्या दे देगा हमको? आर दे देगा। स्लोप क्या देगा? मतलब वी आई ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? आर।
आर मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में एक बात याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके ये सब होगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये सब चीजें फेल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये जो रेजिस्टेंस लिखे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं। फिर हम इसको, ओके, क्या बोले थे, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस तो आर होता है। फिर ये आर होता क्या है? रेजिस्टेंस क्या होता है देखो, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, रोकना। ये ना किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहे होते हैं ना, उस मतलब चार्ज जो फ्लो होते हैं, उनको ये रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। पूरा तो रोक नहीं लेगा, रोकने की कोशिश करता है, आधा रोकता है, आधा नहीं रोक पाता। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है? रेजिस्ट करना, रोकना। ये क्या करता है, करंट का जो फ्लो होता है, मतलब चार्ज का जो फ्लो होता है, उसको ये ओपोज करता है, मतलब रोकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज द, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर या फिर वायर कह सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which opposes the flow of charge थ्रू इट। इट मतलब कंडक्टर के थ्रू। किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहे होते हैं ना, उनको ये रोकने की कोशिश करता है, ओपोज करता है, रोकता है मतलब, ठीक है। ये हो गया मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे क्या है? आर इज इक्वल्स टू बी बाई आई, ये पढ़े थे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट यहाँ से अगर देखें तो भी बाई भी का यूनिट क्या, भी का यूनिट होता है वोल्टेज, मतलब वोल्ट। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। तो ये भी हो गया, करंट का होता है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ओम। मतलब भी बाई ए को ही हम लोग कहते हैं ओम, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। और ओम्स, जो जॉर्ज साइमन ओम थे ना, उन्हीं के ऑनर में रेजिस्टेंस का यूनिट उनके नाम के बेसिस में हो गया है, ठीक है, ओम। तो इसका ऐसा यूनिट है ओम। और ओम को ना एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट से, जिसको कहते हैं ऐसे ओम। ये ओम का सिंबल है। एक्चुअल में तो इसको पढ़ते हैं ओमेगा, लेकिन इसको अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ओम, ठीक है। ओम और वोल्ट पर एम्पियर, ये दोनों ही ऐसा यूनिट होते हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कब ओम होगा? डेफिनेशन पूछता है, डिफाइन ओम करके। डेफिनेशन ऑफ ओम, और कह सकते हैं 1 ओम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ओम जो होगा वही 1 ओम होगा। इसका डेफिनेशन पूछता है कब ये होगा। देखो, आर इक्वल्स टू होता है वी बाई आई। अगर भी 1 वोल्ट हो गया और करंट भी 1 एम्पियर हो गया, तो जो रिजल्ट आएगा इसका वो कितना आएगा? वो 1 ओम तो आएगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन 1 वोल्ट of potential difference, potential difference is sufficient to maintain to maintain a when 1 volt of potential difference is sufficient to maintain a current of 1 ampere across the two ends of the conductor, then the resistance of the conductor is called 1 ohm.
या फिर सिंपली ओ। कब हम लोग एक कंडक्टर जो है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है उसको 1 ओम कब बोलेंगे? जब उस कंडक्टर के अक्रॉस में 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा होगा। तब हम लोग उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 ओम। ठीक है? अब हो गया ये रेजिस्टेंस के बारे में? नहीं, खत्म नहीं हुआ है रेजिस्टेंस के बारे में। अब ये जो रेजिस्टेंस है क्या-क्या, कौन-कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो मिटा दूँ इसको? हेडिंग लगा दो, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन-कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। रुको मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है? कौन-कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का? देखो, रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, मतलब चार्ज का जो फ्लो होता है उसको वो रोकता है। रोकेगा ना? अब रोकेगा तो रेजिस्टेंस किस-किस, कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? देखो, पहले इसको समझ जाते हैं। मान लो ये एक टुकड़ा है, किसी भी एक कंडक्टर का एक छोटा-सा पीस है। एक कंडक्टर का ये पीस है, मतलब एक वायर का एक छोटा-सा पीस है। ठीक है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं बहुत सारे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है? अगर इसके अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, मतलब इसके अक्रॉस एक बैटरी अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा? इसके थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। ठीक है? तो अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है? अब रेजिस्टेंस क्यों होता है ये भी समझ में आ जाएगा देखो। ये ऐसे आ रहा होगा, ये आएगा, ऐसे भागेंगे। तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से भागेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत तेज़ी से भागेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन तो होगा ना। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कोलाइड होता है, तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी तो उनके साथ कोलाइड होगा, कोलिजन होगा उनका। तो ऐसे-ऐसे करके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली, मतलब ईज़िली मूव नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन अगर इजीली मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, धीरे-धीरे मूव करेगा, उसी को तो कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो अपोज करता है। अब कौन करता है? वही इलेक्ट्रॉन खुद। इलेक्ट्रॉन खुद कोलाइड होते हैं एक-दूसरे के साथ और एक-दूसरे का जो मोशन होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। इसी को तो हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है? अब ये रेजिस्टेंस कौन-कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है देखो। जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है वो उतना ज़्यादा होगा। मतलब वायर जितना लंबा होगा, रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उतना दूरी ट्रैवल करेगा ना, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, उस उतना ज़्यादा कोलिजन होने के चांसेस हैं। मतलब वो एक्सीडेंट होगा मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सीडेंट होगा, मतलब कोलिजन होगा। जितना लंबा वायर होगा, उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसके लेंथ के? कंडक्टर के लेंथ के। ये अगर मान लो इसका लेंथ L है, तो कंडक्टर का जो लेंथ होता है, जितना लंबा होगा कंडक्टर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। लिख देते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है? अब बताओ और कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करे? देखो ये जो ये है, एरिया है, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है? अब बताओ ये एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर छोटा होगा मतलब ये एक रास्ता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास करेंगे करके जाएँगे। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ईज़िली इसके थ्रू निकल पाएँगे क्या? एक बार में मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, तो उसके साथ जो आ रहा होगा, वो थोड़ी ना निकल पाएगा ईज़िली, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा ना। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अफेक्टेड होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो घट जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस कब बढ़ रहा है? जब एरिया घट रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो रहा है। मतलब ये रास्ता है मान लो, रास्ता अब चौड़ा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ईज़िली भाग जाएँगे। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स ईज़िली फ्लो करेंगे और रेजिस्टेंस घट जाएगा। हमको क्या बढ़ाना है या फिर घटाना है? यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो घटेगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब घटेगा? जब एरिया छोटा होगा यहाँ पे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पास रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली वेरी कर रहा है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, ये एरिया जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा होगा तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ईज़िली पास करेगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा कर दो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो
स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली वेरी करता है। इनवर्सली मतलब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया मतलब किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है? इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो क्या मिलेगा हमको? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको? R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दो, सिंपली R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दें तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इक्वल टू लगा सकते हैं। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा, एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाते हैं रो। रो ये डेंसिटी नहीं है, 9th क्लास में इसको डेंसिटी से डेंसिटी कहते हैं, ठीक है? ये है रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होता है बात करेंगे अभी। रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे रो जो है ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या फिर रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में फिर बात करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट था, ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम लोग देखे, तो उसमें एक और कांस्टेंट आ गया जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये ना किसी भी मटेरियल का नेचर होता है एक्चुअल में। ये रेजिस्टिविटी जो कह रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर मटेरियल कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा उसको कहते हैं उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी। मतलब ये एक नेचर होता है मटेरियल का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करूँ, तो कॉपर का रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगा। मतलब कॉपर जो मेटल है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, कॉपर का रेजिस्टिविटी। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका भी रेजिस्टिविटी कुछ होगा। अब रेजिस्टिविटी जो होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो मटेरियल होता है ना उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर तो फिक्स्ड रहेगा। कब तक? जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, हाँ देखो यहाँ पे हम लोग दो ही चीजें लिखेंगे, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। वैसे ही रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम लोग तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो नहीं बात करेंगे अभी। खाली इतना याद रखो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है? किसी भी मटेरियल का जो एक प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल का जो नेचर होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग ये रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी डिफाइन करता है कि कोई भी एक मटेरियल जो है वो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है? इसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, समझे? अब रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला यहाँ से निकालें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? रो इक्वल्स टू ए, यहाँ पे डिवाइड हो गया, इसको इधर ले जाओ, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं देखो, इसको पढ़ते हैं रो, RHO, ठीक है? रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू ए, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा RA डिवाइडेड बाय L, ठीक है? RA डिवाइडेड बाय L। अब इसको डिफाइन भी कर सकते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी को हम लोग इसका यूनिट भी बता सकते हैं। देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम था या फिर वोल्ट फॉर एम्पियर था। इसका रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। 1 मीटर से मीटर मर गया तो बचा कितना? ओम इंटू मीटर। तो इसका ये है यूनिट, SI यूनिट। इसका ऐसा यूनिट है भाई, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। अब ये पूछ लेता है कि 1 ओम मीटर किसको कहेंगे? रेजिस्टिविटी जो हो गया 1 यूनिट कब कहलाएगा? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होता है। रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करें तो ये रेजिस्टेंस के बराबर होगा। किसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा? एक ऐसे वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट होगा और लेंथ भी 1 यूनिट का होगा। क्या होता है? इसको डिफाइन करेंगे, मिटा देंगे इसको, फिर इसको लिखते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ें, इसको लिखेंगे अभी, ठीक है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है?
रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं रो, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल लिख देते हैं, मेटल विच डिसाइड्स, मेटल नहीं मटेरियल लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which decides how much resistance a conductor can offer। अब कौन सा कंडक्टर, मतलब उस मटेरियल का ही, मटेरियल से ही बना हुआ कंडक्टर, कंडक्टर कैन ऑफर। अब किसको ऑफर करेगा? इलेक्ट्रॉन की फ्लो को। मतलब एक ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, उस मटेरियल से बना हुआ एक कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। अब इसको डिफाइन भी ऐसे करेंगे, देखो इसका जो फॉर्मूला, अच्छा मिटा दिया, अरे फॉर्मूला था क्या, रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय एल था, ये फॉर्मूला था ना। तो अगर मान लो मैं एक कंडक्टर लेता हूँ, क्या लेते हैं, एक ये कंडक्टर लेते हैं, छोटा सा, उसका छोटा सा पीस, और इसका लेंथ जो है इसको मैं 1 मीटर का लेता हूँ। ये कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर है, एल इक्वल्स टू 1 मीटर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ए, ये भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। तो 1 मीटर लेंथ का वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो उसका रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टिविटी जो होता है उसका रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। मतलब देखो, ए की जगह अगर वन रखूँ, एल की जगह वन रखूँ, तो रो जो होगा वो आर के बराबर नहीं हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा ना। तो रेजिस्टिविटी किसके रेजिस्टेंस के बराबर होता है? एक ऐसे वायर, मतलब एक ऐसे कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर होता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है रेजिस्टिविटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड एज नहीं लिखते, इज इक्वल टू लिख देते हैं, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर of 1 meter length and area of cross section of 1 मीटर स्क्वायर। मतलब एक 1 मीटर लेंथ का वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है। उस मटेरियल मतलब जिस मटेरियल को यूज करके वो मतलब कंडक्टर बनाया गया है, उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर ले। अब ये रेजिस्टिविटी जो होता है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात याद रखना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ये ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूले में तो है, लेकिन इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना ही लेंथ के ऊपर, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही वही है भाई, ये एक मटेरियल का नेचर है। मतलब जिस मटेरियल से वायर बनता है, वो वायर छोटा हो या बड़ा हो, रेजिस्टिविटी उस वायर का फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी फिक्स्ड रहेगा। और रेजिस्टिविटी का ऐसा नहीं है कि इसका यूनिट हमको याद रखना है, सॉरी, यूनिट तो याद रखेंगे, इसका वैल्यू याद रखना है। हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है, और वो दिया होता है बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें दिया गया है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। ये है रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट भी लिख देते हैं, यूनिट तो लास्ट पेज में लिखे थे, अभी इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट होता है ओम इंटू मीटर, ये होता है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।